This is Keshav and welcome back to our channel. So, in continuation of our last podcast जो हमने किया था रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर, उसी के कंटिन्यूशन में दिस इज पार्ट 2। आज हम उसी को थोड़ा सा और इन डेप्थ समझने वाले हैं। लास्ट पॉडकास्ट में हमने काफी सारी चीजें राहुल जी से समझी थी। आज कुछ नई चीजें और किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग की गहराइयों में जा सकते हैं, इन डेप्थ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये कंप्लीट एक तरीके के साथ कोर्स समझ सकते हैं, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। राहुल जी कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पिछले बार का पॉडकास्ट अच्छा रहा हमारा, काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी उसके अंदर। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसको दो पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड करना ज्यादा ठीक समझा मैंने। तो काफी सारी चीजें जो डिस्कस हुई उसके अंदर कि एक इंसान को किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हमने इन डेप्थ उसमें डिस्कस करी थी। आपने बताया था कि एक 30 ईयर ओल्ड भी किस तरीके से उसके बारे में सोच सकता है और किस तरीके से उसको क्या क्या चीजें नंबर्स में आपने पूरा डिस्कस किया है। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए कि बेसिकली ये सारी चीजें अगर एक इंसान डिसाइड कर लेता है, फिर भी क्या रिस्क हो सकते हैं उसके पोर्टफोलियो को। लेट्स से उसने एक अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस भी बना लिया है, अमाउंट डिसाइड कर लिया है, अकॉर्डिंगली उसने शिप्स भी डिसाइड कर ली हैं, पोर्टफोलियो भी ठीक चल रहा है। क्या उसको फिर भी कुछ ऐसे रिस्क जो अननोन है, जो शायद डिस्काउंटेड नहीं है, क्या ऐसा भी कुछ उसको सोचना चाहिए, या फिर ये पोर्टफोलियो इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ हिज रिटायरमेंट? इस पे थोड़ा सा आप समझाएं। राइट, सो ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग की जो पूरी एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली इसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लास्ट वीडियो में कवर भी किए थे। बट देखो, रिस्क हर चीज़ में है, राइट? और जो कुछ रिस्क टॉप ऑफ द माइंड मुझे समझ आते हैं, उनको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो एक जो सबसे बड़ा रिस्क होता है व्हाइल डिजाइनिंग एनी गोल बेस्ड पोर्टफोलियो। नाउ व्हेन आई से गोल बेस्ड पोर्टफोलियो, योर गोल कैन बी एनीथिंग. For example, retirement is a goal. Somebody who is trying to invest for paying for the higher education for their kids, या कोई बड़ा खर्चा आज से 10 साल 15 साल बाद आप प्लान कर रहे हैं, वो भी एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के अंदर ही आता है। तो किसी भी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में जो आप प्रोसेस या आप प्लान डिजाइन कर रहे हो, वहाँ पे काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क मुझे समझ में आता है वो है एसेट एलोकेशन के ऊपर, कि काफ़ी बार हम लोग गलत एसेट एलोकेशन प्लान कर लेते हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. सो whenever we try to plan for the asset allocation of a portfolio, we need to keep in mind two things. एक तो जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क प्रोफाइल, राइट? क्योंकि आपका एसेट एलोकेशन शुड मैच विद योर रिस्क प्रोफाइल, अदरवाइज एक काफी बड़ा मिसमैच हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रन द पोर्टफोलियो फॉर द लॉन्गर रन. और दूसरा ये है कि आपका एसेट एलोकेशन आपका गोल किस टाइप का है उसको भी मैच करना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स से हम एक प्लानिंग करके चलते हैं, somebody who's let's say 35-40 years old, and let's say वो अपना रिटायरमेंट का गोल रखते हैं 20 साल बाद, the age of 60, एंड ही हैज़ डन सम कैलकुलेशन कि अगर मैं इतना सिप करता हूँ, उतना लमसम करता हूँ और थोड़े थोड़े टाइम में मैं इतना टॉपअप भी करूंगा पोर्टफोलियो, तो विद सो एंड सो एसेट एलोकेशन, लेट्स से आई डू 80 इक्विटी एंड 20 डेट, उस तरह की एसेट एलोकेशन से मैं 20 साल में अपना पोर्टफोलियो तक पहुंच जाऊंगा. बट लेट्स से द क्लाइंट इज मेंटली प्रिटी कंजर्वेटिव. तो यहाँ पे इशू क्या आएगा? यहाँ पे क्योंकि क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है, बट जस्ट टू रीच हिज गोल ही पुश्ड मोर इक्विटी एलोकेशन इन हिज पोर्टफोलियो. तो होगा क्या? ड्यूरिंग दी वॉलेटाइल टाइम्स, जब वो हायर इक्विटी एलोकेशन गिरना चालू करेगा, जिस तरह के ड्रॉडाउन्स आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट इन्वेस्टर टू स्टिक टू द पोर्टफोलियो. मार्केट किसी बड़े क्रैश में 50% करेक्ट हो गया, अगर आपका 80% एसेट एलोकेशन है टुवर्ड्स इक्विटी, तो मैं मान के चलता हूँ आपका पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 40% करेक्ट हो जाएगा. Now, for a राइट। conservative investor to digest that 40% correction is very, very difficult. And there is a very good possibility कि वो investor वो 25, 30, 35, 40% का correction देखने के बाद वो शायद exit कर जाए वहाँ से. वो शायद इतनी हिम्मत ना जुटा पाए कि मैं इस correction को झेल सकूं, इस correction को continue को देखने के बाद अपना portfolio continue कर सकूं. और उस टाइम पे ना it becomes very very difficult to see that 40% drawdown on a daily basis.
और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो ऐसे टाइम पे हो जाता है ना, वो स्टमक कर पाना बिकम्स वेरी, वेरी राइट। डिफिकल्ट। सो एक सबसे बड़ा रिस्क है कि आपका एसेट एलोकेशन आपकी रिस्क प्रोफाइल को मैच नहीं कर रहा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के बहुत बारी आपको अपने एसेट एलोकेशन को अपने गोल के अकॉर्डिंग भी मैच करना पड़ेगा। सो लेट्स से सेम एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर 40, यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट बाय 60, यू हैव 20 इयर्स एंड यू हैव डिसाइडेड फॉर 80-20 एसेट एलोकेशन एंड लेट्स से यू आर मॉडरेट टू अग्रेसिव काइंड इन्वेस्टर। बट हो क्या रहा है कि बाय द टाइम यू टर्न 58, योर पोर्टफोलियो इज स्टिल 80-20 एंड हम्म। एज यू आर नियरिंग योर रिटायरमेंट, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन को चेंज करें थोड़ा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप 60 पहुंचे, आप रिटायर हुए और आप सोच रहे हैं कि अब मैं इस पोर्टफोलियो से कैश फ्लो चालू करूंगा टू सस्टेन माय एक्सपेंसेस, और उसी टाइम पे कोई एक बहुत बड़ा मार्केट करेक्शन आ जाए, कोई एक बहुत बड़ा ऐसा फेज आ जाए जहां पे मार्केट करेक्ट भी हुई और रिकवर भी नहीं हुई। लेट्स से इट टुक अस approximately 3 to 4 years after a 40% drawdown for the market to recover। तो उस 3 से 4 साल में क्योंकि आपको कैश फ्लो तो निकालना ही है, आपका खर्चा तो चलेगा ही, तो एक 40% गिरे हुए पोर्टफोलियो से कैश फ्लो निकालना फॉर 4-5 ईयर्स, 3-4 ईयर, वो आपके पोर्टफोलियो में काफी बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देगा। तो राइट। सेकंड रिस्क ये हो सकता है कि आपका जो एसेट एलोकेशन था, आपने सेम रखा, आपने वो डायनामिकली चेंज नहीं किया जैसे-जैसे आप अपने गोल के पास पहुँचे। सिमिलरली एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग इन्वेस्टर्स को देते हैं कि लेट्स से you have a goal based portfolio of let's say higher education payment for your kid, right? आपका बच्चा अभी 10 साल का है and you are planning कि जब by the time he is 2022 he planning to do an MBA somewhere abroad और उसके लिए लेट्स से 1 करोड़ का खर्चा आएगा। और लेट्स से आपने एसेट एलोकेशन एक इक्विटी हैवी रखा क्योंकि आपके पास 10 से 12 साल का इन्वेस्टिंग पीरियड है व्हिच इज़ फाइन। बट आपने जैसे-जैसे आप उस गोल के पास पहुँचते गए, आपने अपना एसेट एलोकेशन चेंज नहीं किया, आपने इक्विटी हैवी रखा उसको। एंड बाय द टाइम बच्चे के एडमिशन का टाइम आया, उस साल मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आ गया। देन यू विल बी इन अ सूप। आप वो फी राइट। कैसे पे कर पाओगे अगर आपका पोर्टफोलियो 40-50% डाउन है? तो आई थिंक सबसे बड़ा जो एक रिस्क मुझे दिखता है वो एसेट एलोकेशन के टर्म में दिखता है। इसके अलावा मुझे ये जो शिफ्टिंग वाला प्रोसेस है ये एक थोड़ा-सा रिस्की दिखता है कि अपना एसेट एलोकेशन टाइमली शिफ्ट कर पाना इज़ अनदर रिस्की थिंग बिकॉज़ पीपल ऑफ्टन डोंट फाइंड इट वेरी कन्वीनिएंट और कंफर्टेबल टू देम। सो आई थिंक इसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूजुअली रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि uh, let's say your current asset allocation is 80-20 and by the time you retire you want to have a 50-50% allocation। तो आप इसको थोड़ा ब्रेक कर लीजिए 3 to 4 इयर्स के बीच में। सो लेट्स से यू वांट टू रिटायर एट 60, यू आर एट 55, आपको 80 से अपना एसेट एलोकेशन 50 ले जाना है, तो आप एक काम करिए, आप हर साल 5% अपना इक्विटी एलोकेशन कम करते रहिए, डेट बढ़ाते रहिए। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अपना एसेट एलोकेशन चेंज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट गिरी और उस टाइम पे आप चेंज कर रहे हैं, या मार्केट बहुत ऊपर राइट। है उस टाइम पे आप चेंज कर रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और टाइमिंग द मार्केट ऑन अ यू नो ऑन अ रॉन्ग फुट, और ये सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि क्लाइंट अपने एसेट एलोकेशन को बहुत ज़्यादा एकदम से ना छेड़े। उनको एक ठीक-ठाक टाइम पीरियड, एक बफर लेके चलना चाहिए, जहाँ पे वो अपने एसेट एलोकेशन को स्टेप बाय स्टेप चेंज करें। तो साल में हर साल 5% 10% या हर 6 महीने में 5% 10%, इस तरह का एक सिस्टमैटिक तरीका फ़ॉलो किया जा सकता है। तो ये मोटा-मोटी मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा रिस्क है। और एक रिस्क और जो मुझे ध्यान में आता है, ये गलती काफ़ी लोग करते हैं अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में कि इक्विटी एज़ एन इन्वेस्टमेंट क्लास सभी को एकदम से समझ में नहीं आती, राइट? क्योंकि वॉलेटाइल है। हम्म। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बारे लोग ये शुरू कर लेते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड समथिंग दैट यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद, आप छोटे अमाउंट से उसको शुरू करते हैं और धीरे-धीरे कन्विक्शन बिल्ड होता है और कन्विक्शन बिल्ड होते-होते आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाता है। बट काफ़ी बार ये कन्विक्शन बिल्ड होने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, राइट? नाउ लेट्स से यू हैव 20 इयर्स टू इन्वेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट और 10 साल आपको कन्विक्शन बिल्ड करने में ही लग गए। तो ये जो शुरू के 10 साल हैं, इनमें इन्वेस्ट गए किए गए पैसे का कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट वर्सेस जो बाद के 10 साल हैं, उनमें इन्वेस्ट किए गए पैसे का कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
तो आई वुड रिकमेंड कि आपका कन्विक्शन थोड़ा जल्दी बिल्ड हो, आप ड्यूरिंग द इनिशियल इन्वेस्टिंग पीरियड ज़्यादा पैसा डाल पाएँ, क्योंकि बाद में कम डालेंगे तो भी चलेगा। बट ये जो शुरू का 2-3 साल, 4-5 साल है, इसमें आप जितना ज़्यादा पैसा इनपुट कर पाएँ अपने पोर्टफोलियो में, उतना ही आपको जो फाइनल इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी बड़ा होगा। तो एक ये राइट। चीज़ छोटी-सी लोग गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे पास 20 साल का टाइम है, ओके मैं अभी थोड़ा कंफर्टेबल हो लेता हूँ और मैं ठीक है बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे या जब मार्केट इधर आएगी तब इन्वेस्ट कर लेंगे। यूजुअली वो लोग डिले करते जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को और बाद में इन्वेस्ट करने का उतना फ़ायदा है नहीं जितना कि शुरू में इन्वेस्ट करने का। तो ये 2-3 बड़े बेसिक रिस्क हैं जो मुझे समझ में आते हैं, पीपल ऑफ़न गो थ्रू दीज़। करेक्ट। इसके साथ साथ इसी के थोड़ा सा इसको समझते हैं, जैसे हम रिटायरमेंट पोर्टफोलियो जब बनाते हैं क्लाइंट के लिए या एक बार जब उसको एडवाइस करते हैं, हुँ, तो इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट के मन में भी होता है कि ये मेरा सर्टेन एज होगा जहां पे जाके मैं रिटायर हो जाऊंगा, राइट? और उसके बाद एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लेट्स से अगर 60 का एक जनरल एज है तो जनरली 10 साल 15 साल 20 साल एक उसके बाद की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। अब जिस तरीके की चीजें हो रही हैं मेडिकल साइंस में आप देखोगे या फिर यूएस में आप ब्रायन जॉनसन को देखोगे या काफी हुँ। सारी चीजें एडवांसमेंट उसके अंदर चल रहा है, तो लॉन्जिविटी को लेके भी काफी सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं और जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, तो अगर हम डेटा देखते हैं तो बेसिकली एक इंसान की लाइफ धीरे 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 ओवर द इयर्स लास्ट 100 ईयर्स में धीरे धीरे बढ़ी है। पहले 40 के आसपास था, अभी 60 हो गया है, फिर 70 80। तो अगर ये लॉन्जिविटी इसी तरीके से बढ़ती रहती है, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट जी, फिर भी एक इंसान अगर नॉर्मल इंसान 100 साल जीने लग जाए एवरेज एज, तो आप समझिए कि अगर 60 में अगर लेट से वो काम करना बंद करता तो उसके बाद उतने ही लगभग साल और होंगे फॉर द रिटायरमेंट, और उस कॉर्पस से वो लगातार निकालता रहेगा और मार्केट किस तरीके से चलेंगे। ये इस तरीके का रिस्क भी मैंने देखा है कि काफी सारे क्लाइंट्स के मन में रहता है, तो इसको कैसे थोड़ा सा इसमें हम डिस्काउंट कर सकते हैं? करेक्ट। सो ये एक्चुअली बहुत वैलिड क्वेश्चन है केशव, क्योंकि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है, हमारी मेडिकल सर्विसेज फैसिलिटीज़ आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। और अभी अगर आप मेडिकल रिसर्च वगैरह पढ़ना चालू करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग ड्रग्स मिल जाएंगी दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू अ वेरी ग्रेटर लेवल। तो हो सकता है कि आज से 20 साल बाद हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80, 85, 90 हो जाए एंड बाय द टाइम वी रीच 80 हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज हो 100, 110 ईयर्स। और ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। नाउ राइट। इसको आंसर करने का और इसको डिस्काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मैथमेटिकली इस चीज़ को समझें और अपने प्लानिंग में काफ़ी जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह थोड़े-थोड़े बफर छोड़ें। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट बफर्स एम आई टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स से आप अपना कैलकुलेशन करके चलते हैं 13% कैगर पे कि अगर मेरा पोर्टफोलियो ऐसे-ऐसे रहेगा एंड आई एम टारगेटिंग अ 13% कैगर। तो ट्राई टू डू इट एट 11% कैगर, राइट? 13 आया बहुत अच्छी बात है, वी विल बी हैविंग एक्स्ट्रा मनी बट ट्राई टू डू इट एट 11%। फिर आप सोचते हैं कि आई हैव 20 इयर्स टू रीच माय रिटायरमेंट फिगर ऑफ दिस 5-10 करोड़ 15 करोड़ एंड इफ आई टेक जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में विड्रॉल रेट पे डिस्कशन की थी, तो मैं विड्रॉल रेट इतना रखूंगा तो इतना पैसा मेरे को आएगा ना, आई शुड बी एबल टू इट शुड बी एबल टू कवर माय लाइफ एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो आप कोशिश करें आप वहाँ पे भी थोड़ा सा बफर लेके चलें। आप ये कोशिश करें कि मैं 20 साल की बजाय 15 साल में ही अपना वो कॉर्पस कंप्लीट कर सकूं। उसके लिए मुझे हो सकता है इनिशियली थोड़ा अग्रेसिव इन्वेस्ट करना पड़े या मुझे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़े, बढ़ाना पड़ेगा। है ना? आप थोड़ा-सा ये भी डिस्काउंट कर सकते हैं कि जो मेरा विथड्रॉल रेट है, मैं इसको थोड़ा कम लेके चलूँ। सो लेट्स से हो सकता है बाय द टाइम यू रिटायर, द सिचुएशन इन दी अक्रॉस द ग्लोब इज़ प्रीटी बैड एंड योर इन्फ्लेशन नंबर्स आर हाई। What if our portfolio has grown at a rate of 12-13% and by that time the situation is such that the inflation itself is 8-9%, राइट? तो अगर 12% पे पोर्टफोलियो ग्रो करता है 8% की इन्फ्लेशन, तो आपको वैसे ही 4% का बफर बच रहा है। उस 4% में से भी अगर मैं पूरा-पूरा 4% अपना विथड्रॉल रेट रखूँ, तो आई थिंक अ थोड़ा-सा गैप टू प्ले, बफर टू प्ले कम पड़ जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं 100 साल जी गया, तो there may be a situation wherein you find yourself eating into the capital that you have accumulated,
राइट? सो मेरे हिसाब से इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है। इसमें अगर आप हर कंपोनेंट में थोड़ा-थोड़ा बफर देके चलें तो try to reach a bigger corpus, right? Try to uh, sustain through a lower withdrawal rate. Try to discount your portfolio by a higher inflation number, you know, and try to increase your investment amounts, be in terms of lump sum or SIPs, pretty early during your investing cycle. So ये छोटे छोटे चेंजेस अगर हम करेंगे तो मेरे हिसाब से वो जो फाइनल पोर्टफोलियो में बफर है वो काफी इंप्रूव रहेगा. तो लेट्स से इफ आई एम एबल टू रीच a slightly higher portfolio, it will allow me to uh, uh, do pretty good with a very low withdrawal rate. So somebody who's doing a 4% withdrawal rate और वो 100 साल जी गया, and somebody like me, let's say I'm doing away with 2% withdrawal rate और मैं 100 साल जी गया, तो I think I would be in a better situation while I am at 80 or 90 year old, right? So मुझे लगता है कि क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वाला जो फेज है that can be pretty long. So let's say let's say you're 60 and you still want to work, and fine, I understand that, but it will be very very difficult for you to work after 70 or 75, right? तब शायद फिजिकली ही हमारी बॉडी हमें अलाउ नहीं करती कि हम बियॉन्ड द पॉइंट काम कर पाए. और 75 साल का आदमी अगर 100 साल तक जी गया, सो इट्स अ पीरियड ऑफ 25 years. 25 year is a very very long time for somebody to eat from a given corpus. और उस टाइम पे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, इन्फ्लेशन किस तरह का है, हमारे इंटरेस्ट रेट किस तरह के हैं, दुनिया किस तरह से चल रही है, यू नेवर रियली नो. वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू 30-35 years into द फ्यूचर, राइट? तो मेरे हिसाब से जितना ज्यादा हम लोग बफर क्रिएट कर पाएंगे उतना ही ज्यादा वो प्रॉब्लम अगर हुई तो एड्रेस करना इजी रहेगा. सो आई थिंक इसका जो pretty much the logical answer is to have mathematical buffers at as many places as you can. So yeah. राइट. तो इसका आंसर बेसिकली आपके कॉर्पस में ही छुपा हुआ है कि जितना ज्यादा कॉर्पस आप बना पाएंगे बेसिकली उतना ही आप इस तरह की सिचुएशन को कहीं ना कहीं बेटर कैटर कर पाएंगे. Yes. ओके. एंड आफ्टर लाइक ये जो हमने पूरा डिस्कशन किया किस तरीके से बनाना है, रिस्क क्या है, आई गेस फॉर अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर इट इज नॉट पॉसिबल कि वो सारी चीजों को कैटर भी करेगा, डिसिप्लिन भी रखेगा. उसके लिए शायद एक हमें एडवाइजर की भी जरूरत होती है, जो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एडवाइजर की जरूरत नहीं होती है और सब लोग आज की डेट में खुद ही ये सब कुछ कर सकते हैं और इतना लंबा टाइम तक पोर्टफोलियो बना के भी रखेंगे और पोर्टफोलियो को चलाएंगे भी. तो आपके हिसाब से एक एडवाइजर का बेसिकली इस रिटायरमेंट प्लानिंग में और उस क्लाइंट का साथ देने में, बेसिकली उसको एडवाइस करने में और पोर्टफोलियो को किस तरीके से चेंज करना है या जो भी कुछ करना है, तो उसको बेसिकली किस तरीके से एडवाइजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वो आप देखते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें समझाएं. Cool. So actually एडवाइजर का जो रोल है ना वो, सो दिस इज माय पर्सपेक्टिव. somebody who's going to the gym for the first time, the importance of having a trainer is very very high, right? क्योंकि अदरवाइज आप बिना नॉलेज के वहां जाके कुछ भी करेंगे तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इंजरिंग योर सेल्फ इज वेरी वेरी हाई, राइट? सो ड्यूरिंग योर इनिशियल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग आई रिकमेंड कि एडवाइजर होना ही चाहिए, राइट? आप ये समझिए कि आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वो हमें सोशल मीडिया देख के थोड़ा लगता है कि नहीं इजी है, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? अगर इजी होती तो सभी लोग अपना रिटायरमेंट अच्छे से प्लान कर रहे होते, सभी लोग खुश होते, सभी के पास बहुत पैसा होता, सभी के पास बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते, राइट? एंड व्हाई डू आई से दैट इज दैट अगर आप डेटा भी जाके देखेंगे तो यू विल सी के एक बहुत बड़ा सिंपल सा डेटा है एम्फी का कि द एवरेज लाइफ
of an SIP in a direct plan is, I think, 6-7 months or 8-9 months. I'm not sure. But the average tenure of an SIP, which is done with an advisor or a distributor, is around, I think, more than a year, right? Right, right. Double से भी थोड़ा ज़्यादा है वो. So this data shows that somebody who's investing with the help of an advisor is able to stay much longer in the market, right? Point number 2 is that advisor की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ेगी आपको, right? बट advisor की ज़रूरत उन टाइम्स पे बहुत ज़्यादा पड़ती है जब बहुत डिफिकल्टी होती है कोई पोर्टफोलियो रन करने में. फॉर एग्जाम्पल कोविड का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. हमने रिसेंट जो सबसे बड़ा फॉल देखा है मार्केट में, वो कोविड में देखा है. Right. Somebody who started investing during 2017 or 18 or 19, that investor had never seen anything like this, right? 50% almost fall in a span of a month, less than a month. तो उस सिचुएशन में अपने आप को साइकोलॉजिकली, मेंटली काम रख पाना, उस पोर्टफोलियो पे सेम लेवल ऑफ कन्विक्शन मेंटेन कर पाना, and if possible during those lower levels invest कर पाना in a portfolio that is bleeding is extremely difficult. But Yes. for clients who are running their portfolio through some advisors का importance उस time पे बहुत ज़्यादा होता है. Why? Because the advisor will try to help you going through that difficult phase. The advisor may help you with historical data कि जब जब ऐसा हुआ है, क्योंकि I am assuming the advisor has seen more market than you, he is more experienced than you. Then advisor can share those best practices कि during these times क्या करना चाहिए. Your advisor will certainly have a great plan for your portfolio if any such deep correction happens, right? तो उसमें कैसे करना है, वो एसेट एलोकेशन में क्या कुछ चेंज करना है, आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी पड़ा है, डेट भी पड़ा है, जब मार्केट गिर रही है तो डेट से इक्विटी में शिफ्ट करना है. ये सारी चीजें करना इज मच ईजियर विद द सपोर्ट ऑफ एन एडवाइजर. जब मार्केट अच्छी चल रही होती है, जब मार्केट सीधी डायरेक्शन में ऊपर चल रही होती है, तब मुझे लगता है, सबको ये लगता है कि हम ही एडवाइजर हैं. ठीक Right, है, right, हम ही right. लोगों को बता सकते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या लेना है, क्योंकि कुछ भी ले लो सब कुछ ऊपर जा रहा है. 2021-22 से लेके 24 के सितंबर तक 24 सबको यही लग 24 रहा था कि सितंबर. हम ही एडवाइजर हैं, हमें सब पता है, हमें पता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा. बट देन Right. सितंबर 2024 के बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर आप एक पोर्टफोलियो सी इफ यू आर सीरियस अबाउट रनिंग अ पोर्टफोलियो फॉर 20-25 ईयर्स, तो 20-25 साल में कम से कम ऐसा 6-7 बार ही होगा जहां पे आपको एक सीरियस अच्छे एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, राइट? अनदर पॉइंट दैट आई फील अबाउट एडवाइजर इज दैट आपका आपको एजुकेट करना, आपका डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, आपको मेंटल सपोर्ट देना ड्यूरिंग वॉलिटिलिटी एंड ड्यूरिंग योर इनिशियल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड शेयरिंग दी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ अदर क्लाइंट्स. क्योंकि अगर एक एडवाइजर काफी टाइम से मार्केट में है, तो उसके पास अपने दूसरे क्लाइंट्स के भी एग्जाम्पल्स होंगे जहां पे उन क्लाइंट्स ने इस तरह के डिफिकल्ट टाइम्स को देखा होगा, वो उससे निकल के आए होंगे, और वो सारे एग्जाम्पल्स विल हेल्प द न्यू इन्वेस्टर to be relatively calm. Okay, it has happened earlier in the past. These are the people who have gone through this, and now look at their portfolios, right? So ये अगर आपके पास एडवाइजर ना हो ना, आपने खुद पोर्टफोलियो बनाया हो और मार्केट गिर जाए और आपका पोर्टफोलियो ब्लीड करता हुआ दिख रहा हो, इट जस्ट टेक्स टू क्लिक अ बटन, राइट? सेल दबाया, पोर्टफोलियो आ गया. Right, And we right. have, even we personally have seen a lot of such examples during COVID. A lot of people sold their portfolios at the bottoms, and then they thought, we will come back when the market will, be good. जब वापस से ठीक हो जाएगी मार्केट तो सही लगेगा. आपने पोर्टफोलियो बेचा 8,000 पे, आपको लगा मार्केट ठीक हो गई 14,000 पे, तो वो बंदा फिर कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया, क्योंकि जब 14 आ गई तो उसको लगा 12 आ जाएगी तो इन्वेस्ट कर दूंगा, जब 18 आ गई तो उसको लगा जब 14 आ जाएगा तब इन्वेस्ट कर दूंगा, और होते होते मार्केट 25 आ गया, तो और अब वो 20,000 की वेट कर रहा है, राइट? तो आई थिंक हैविंग एन इन्वेस्टर, स्पेशली ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर इन्वेस्टिंग,
And if you're a serious investor, you want to build a good portfolio, having an advisor makes a lot of sense. So this is what I believe. करेक्ट। एक इन्वेस्टर अब तक ये समझ चुका होगा कि बेसिकली क्या क्या चीजें उसको ध्यान रखनी है, और कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन की रोल ऑफ एडवाइजर तो समझ में आ गया कि बेसिकली एडवाइजर का रोल क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई गेस ये हमें समझना पड़ेगा कि बेसिकली हाउ टू सेलेक्ट एडवाइजर। एडवाइजर भी अब बहुत सारे हैं मार्केट में, राइट? और पिछले 4 साल में तो जिस तरीके से मार्केट चला है, मैं अगर पिछले 6-8 महीने निकाल दूं सितंबर से पहले, तो जब सब कुछ ही चल रहा होता है तो सब इन्वेस्टर्स भी होते हैं और सब एडवाइजर्स भी होते हैं। क्योंकि मैं चाहे A B C D कहीं पे भी हाथ रख दूंगा, वो चीज चलेगी, और वो चलेगी तो मैं यही बोलूंगा देखो मैं तो एक अच्छा एडवाइजर हूँ। तो इस पे थोड़ा सा बताएं कि बेसिकली आप एक अच्छा एडवाइजर कैसे सेलेक्ट करें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है क्या उनको भी चेंज करने की जरूरत है? तो दोनों साइड पे हमें थोड़ा सा इसमें बताएं कि किस तरीके से करना ये है। काफी विवादास्पद हो जाएगी ये बात, बट आई ट्राई टू कीप इट सिंपल। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म, ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट मैं कोशिश करूंगा कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के इसका आंसर कर पाऊँ। तो देखिए, मेरे हिसाब से एडवाइजर के अंदर दो चीजें देखी जानी चाहिए। एक इंटेंट और दूसरा नॉलेज, राइट? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बोथ। अब इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इंटेंट को समझता हूं। इंटेंट इज प्राइमरी एंड नॉलेज इज सेकेंडरी, राइट? क्योंकि नॉलेज तो इज प्रिटी सब्जेक्टिव और नॉलेज बढ़ती भी जाती है, राइट? आई हैव बीन एन एडवाइजर, अ वेल्थ मैनेजर फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, राइट? मैं आज से 5 साल पहले भी एक वेल्थ मैनेजर था, लोगों को एडवाइस करता था। आज से 8 साल पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। माई नॉलेज लेवल्स हैव सर्टेनली गॉन अप। तो नॉलेज इज सेकेंडरी, इंटेंट इज प्राइमरी, एंड आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट बोथ। तो मैंने आई टॉक अबाउट इंटेंट, देर इज अ वेरी सिंपल थंब रूल कि स्पेशली इन इन्वेस्टिंग you should not try to take an advice from somebody who has sales targets. तो बैंक्स, बेसिकली बैंक एरम्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारी चीजें। So एक बहुत ही सिंपल थंब रूल बना लीजिए कि अगर आपको लगता है कि ये जो बंदा एडवाइस कर रहा है, अगर इसके सेल्स टारगेट्स हैं, तो डोंट टेक एन एडवाइस फ्रॉम हिम। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू saying this against those people, because उनका जॉब है यार। I mean, we have to understand they are employees of certain companies, be it banks or wealth management companies and bigger, broking houses and all that. और एम्प्लॉई हैं तो उनका एक KRA है, उनको एक चीज बोली गई है वो करनी है, और वो चीज करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी और उनका घर चलेगा। मेक सेंस। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, if your advisor has sales targets, the probability of him giving you a genuine advice is very very low, right? और हम लोगों ने तो जैसे बैंक्स में काम किया भी है काफी टाइम, हमें राइट। आई डोंट वांट टू गो देयर कि वहां पे किस तरह का क्या। एडवाइस की तो कोई बात ही नहीं होती ना, एडवाइस की हाँ, बात नहीं, प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट कितना बिका। तो वहाँ प्रोडक्ट ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन होते हैं कि दीज आर दी फोकस प्रोडक्ट्स फॉर दिस मंथ, go to your clients and sell these, right? Now all those relationship manager and sales profile people, I have nothing against you guys, but the reality is that the probability, I'm not saying that all relationship managers are bad, no, ऐसा नहीं है, काफी अच्छे भी होते हैं, but the probability of him giving you a genuine advice is very very low. Point number two, if any advisor is giving you advice without questioning your existing portfolio or your existing life or your existing investment experience, then this is a red flag.
अगर कोई आपके पास आया और उसने बोला ओके यू नो दिस इज वेरी गुड, ये है वैसा है, और उसने ये सारी एडवाइस करने से पहले आपसे ये नहीं पूछा कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैसा है एग्जिस्टिंग, या आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आर यू अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और यू शुड बी अ बीन अग्रेसिव इन्वेस्टर। अगर उसने ये सारी चीजें जाने बिना ही कोई एडवाइस दे दी, इसका मतलब इट्स अ रेड फ्लैग। इसका मतलब उसका इंटेंशन ये है कि ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये अप्लाई हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, एंड आई डोंट रियली यू नो गिव अ डैम के ये मेरी एडवाइस उस पर्टिकुलर क्लाइंट को सही प्लेस्ड है भी या नहीं। सो दिस इज अनदर रेड फ्लैग। एक अच्छा एडवाइजर हमेशा आपसे आके बात करेगा, आपसे पूछेगा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, अभी क्या कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या रिटर्न चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। एंड यू नो इट्स अ whole complex process wherein two people are trying to judge each other, understand each other, and once that understanding finds a common place, then the advice is delivered based on what the discussion has been there, taken place. So एक ये चीज है जो मुझे लगती है कि एडवाइजर शुड यू नो बेटर। और दूसरा पॉइंट है नॉलेज वाला, कि नॉलेज क्या है। सो नॉलेज इज प्रीटी सब्जेक्टिव। किसी को कितनी नॉलेज है ये बताना थोड़ा टफ है, बट आई थिंक व्हाट यू कैन लुक इनटू इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट एडवाइजर, कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस तरह की एडवाइजरी की है पास्ट में, किस तरह के पोजीशन पे थे वो, किस तरह का पोर्टफोलियो उन्होंने मैनेज किया, किस साइज का पोर्टफोलियो मैनेज किया है, क्या नंबर ऑफ क्लाइंट्स मैनेज किए हैं। So somebody who has managed, let's say, low ticket clients, and suddenly he is trying to advise an HNI, so there will be some sort of disconnect, क्योंकि एक HNI की जो रिक्वायरमेंट होती हैं एक लो टिकट क्लाइंट की वो रिक्वायरमेंट नहीं होती है। For example, just to give you give the viewers of this portfolio an example, when we talk to a very ultra high net worth client, we usually don't talk about retirement. Their retirements are mostly done away with. Sorted. They don't need to retire. They have ample money to retire. So they have different goals. When it comes to investing for ultra HNI clients, retirement is usually just 20-25% of the discussion, if it is there. Otherwise the discussion is completely different from when we try to have this discussion with a medium ticket or low ticket client, because unke liye retirement becomes very very important, because that's the first goal, राइट। सो नॉलेज वाला पार्ट ये है कि आप ये देखिए बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के क्लाइंट उन्होंने पहले सर्विस किए हुए हैं, किस तरह की एडवाइजरी है, किस तरह का एयूएम मैनेज हो रहा है, एंड यू विल गेट अ प्रिटी गुड आइडिया वेदर दिस एडवाइजर क्वालिफाइज इनफ टू एडवाइज यू और नॉट। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका और आपके एडवाइजर का वेवलेंथ मैच करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही मैच हो जाए, बट यू विल गेट अ फेयर आइडिया आफ्टर हैविंग अ कपल ऑफ इंटरैक्शन विद देम, कि आप दोनों का वेवलेंथ, आप दोनों का माइंडसेट मैच करता है। नहीं, क्योंकि अगर वो मैच नहीं करेगा तो आप एक अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म रन भी नहीं कर पाएँगे। एंड देन चेंजिंग एडवाइजर्स एवरी नाउ एंड देन, और ये बैंक्स में होता है, जैसे मैंने सेल्स वाला बताया ना, तो सेल्स में क्या होगा, अभी आपको कोई आके एडवाइस करेगा, फिर आप देखोगे 2 राइट। साल बाद वो बंदा वहाँ है ही नहीं, फिर कोई और एडवाइस आके करेगा, फिर वो जो नया बंदा आएगा वो आके बोलेगा अरे ये तो सब बेकार है, ये सब बेच दो, मैं बता रहा हूँ आप वो करो। तो फिर 2 साल बाद वो बंदा वहाँ नहीं होगा, फिर 2 साल बाद कोई नया आएगा फिर। सो 2 साल भी लंबा समझदार हो गया आजकल, तो साल साल मैक्स है। तो समझदार लोग ये जल्दी समझ जाते हैं। काफ़ी लोगों को बहुत 10-12 साल लग जाते हैं समझने में कि यार अभी तक तो जो चल रहा है वो हुआ ही नहीं, वो तो मेरे को सिर्फ बेचा जा रहा था। राइट। मेरा पोर्टफोलियो कभी बनाया ही नहीं गया, एंड देन दीज़ 8-10 इयर्स अगर निकल गए हैं तो यू हैव लॉस्ट अ प्रीटी गुड चंक ऑफ द कंपाउंडिंग यू कुड हैव डन। सो ये मोटा-मोटी आइडिया है। यस। I guess we have covered almost each and everything about retirement, or we tried. Rahul ji tried explaining each and every aspect of this. फिर भी कुछ रह गया हो, किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो और पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। विल रिप्लाई टू ईच कमेंट, और यू कैन मेल अस ऑन, लाइक अभी ईमेल आईडी चल जाए, इसमें आ जाएगा पिन कमेंट के अंदर, तो आप वहां पर ईमेल भी कर सकते हैं टीम को, और आपको उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। That's all for this video, and particular to the retirement, but we'll be doing
more podcasts in coming days on different topics. हमारा मोमेंटम वाला भी ऑलरेडी चल रहा है, एंड वी विल ओपन सम वेरियस न्यू टॉपिक्स जिसपे हम और इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं. तो ये सारे डिस्कशन आपके पास टाइमली पहुंचे, उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड विल मीट सम अदर डे. थैंक यू. Thank you. Take care.